गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बेटा देखेंगे फिजिक्स के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों कि नेम कम्युनिकेशन डिवाइस विच यूज़ लाइट फॉर वर्किंग। कर उस कम्युनिकेशन डिवाइस का नाम बताइए जिसमें लाइट जो होती है वो वर्किंग के लिए यूज़ हो रही होती है। तो आप बताएंगे ऑप्टिकल फाइबर। देखिए नेम कम्युनिकेशन डिवाइस विच यूज़ लाइट फॉर वर्किंग। कह रहा है कि उस कम्युनिकेशन डिवाइस का नाम बताइए जिसमें लाइट जो होती है वो वर्किंग के लिए यूज़ हो रही है। तो आप जवाब देंगे उसका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वो डिवाइस होगी जिसमें जो होता है लाइट जो होती है वो वर्क कर रही होती है। अगला देखिए व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली आर प्लेन मिरर। कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा अगर लाइट जो होती है वो किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मली या प्लेन मिरर के ऊपर जो होता है परपेंडिकुलर आकर गिरती है। तो आप बताएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ ज़ीरो, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ज़ीरो होगा। देखिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा जब रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली आर प्लेन मिरर, यानी कि जो प्लेन मिरर है उसके ऊपर जो लाइट आकर गिर रही है वो नॉर्मली आकर गिरती है। यानी अगर नॉर्मली आकर गिरेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से जो है लाइट आएगी उसी रास्ते से वो वापस लौट कर भी निकल जाएगी। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कह रहा है किस टाइप की इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड करी जा सकती है। तो आप बताएंगे रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड करी जा सकती है। यानी रियल इमेज वो इमेज होगी जो स्क्रीन के ऊपर मिलती है। फिर देखिए राइट टू डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कह रहा है कॉनकेव मिरर के दो डिफरेंट यूजेस बताइए। तो देखिए कॉनकेव मिरर का दो डिफरेंट यूजेस, एक तो टॉर्च में होता है, दूसरा सर्च लाइट में होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि सर्च लाइट और टॉर्च में जो आगे की तरफ मिरर लगा रहता है वो हल्का सा उभरा हुआ होता है। तो ये जो हल्का सा उभरा हुआ होता है वहीं पर कॉनकेव मिरर जो होता है वो यूज़ होता है। ये अंदर बाहर की तरफ से भले ही हल्का सा उभरा हुआ हो और अंदर की तरफ जो होता है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। तो इस टाइप का जो मिरर यूज़ होता है वो यहाँ टॉर्च में और सर्च लाइट में यूज़ होता है। फिर देखिए कह रहा है वाई इज़ द कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। कह रहा है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको रियल व्यू मिरर के फॉर्म में व्हीकल में क्यों यूज़ करा जाता है। तो आप बताएंगे इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि वो वाइडर व्यू देता है अप्रोचिंग ट्रैफिक का। यानी जो ट्रैफिक जो है हमारी तरफ आ रहा होता है, ठीक है, तो ये उसका वाइडर व्यू जो होता है वो हमको प्रोवाइड कराता है। यानी उसका बड़ा व्यू जो होगा वो हमें प्रोवाइड कराता है जिसके कारण हम जो होता है पीछे आ रहे ट्रैफिक से अवेयर हो सकें। क्लियर हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन था वाई इज़ द कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में जो होता है रियर व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करा जाता है। तो आप बताएंगे क्योंकि ये वाइडर व्यू ऑफ अप्रोचिंग ट्रैफिक का प्रोवाइड कराता है। यानी ट्रैफिक का एक बड़ा व्यू जो होता है वो हमें दिखाता है, इसी के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर को जो होता है वो व्हीकल में यूज़ करते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगला है देखिए इफ़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के फोकस पर रख दें तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी। आप बताएंगे इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के फोकस पर रख देते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी। आप बताएंगे इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। फिर देखिए कह रहा है कैन अ प्लेन मिरर बी अ स्फेरिकल मिरर। क्या प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर कहा जा सकता है। तो आप बताएंगे हाँ कहा जा सकता है, लेकिन तब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट हो। क्या प्लेन मिरर को स्फेरिकल मिरर कहा जा सकता है। हाँ कहा जा सकता है, लेकिन तब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीज़न इन गिवन टू द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर आर कॉन्वेक्स मिरर। कह रहा है कि व्हाट साइन ऑफ गिवन टू फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का क्या साइन होता है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ का क्या साइन होता है। तो आप बताएंगे कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसका साइन माइनस में लगाया जाएगा। यानी जो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की होगी उसे हम माइनस में लेंगे और जो कॉन्वेक्स मिरर की होगी उसको हम प्लस में लेते हैं। यानी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में आती है और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो प्लस में कैलकुलेट होगी। फिर देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कह रहा है जो वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर इन दोनों से फॉर्म होती है तो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आप बताएंगे जो वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर से बनती है वो ऑलवेज मैग्नीफाइड होती है, यानी बड़ी बनती है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा होगा उस ऑब्जेक्ट से
जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, यानी जो है चाहे डबल बने, चाहे ट्रिपल साइज़ की बने, या जो है और ज़्यादा बड़ी बने, तो ये जो होगा मतलब मैग्नीफाई हो जाएगी। लेकिन वही इमेज जो वर्चुअल इमेज होती है, जो कॉन्वेक्स मिरर से बनती है, वो डेमिनिस्ड बनती है, यानी वो बहुत छोटे पॉइंट पर जाकर फोकस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी वो जो इमेज बनेगी, जो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर से बनती है, वो डेमिनिस्ड होती है, यानी वो मैग्नीफाइड नहीं होती है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। कह रहा प्लेन मिरर क्या मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करता है, तो आप बताएंगे 1 मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करता है। देखिए प्लेन मिरर में होता क्या है कि m इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है I/O, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की लंबाई है, ठीक है, इन दोनों का जो m इज़ इक्वल टू I/O होता है, जो इमेज की हाइट है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो बराबर आएगा, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। तो इसका मतलब जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों आपस में बराबर है। तो जब दोनों आपस में बराबर हैं तो कट कर आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब जो प्लेन मिरर होगा उसके लिए मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। बच्चों क्लियर हुआ? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ यूटिलाइज्ड फॉर यूजिंग देम एज अ शेविंग मिरर। कह रहा है कॉनकेव मिरर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ हम लोग शेविंग मिरर में करते हैं। तो आप बताएंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, यानी कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो मैग्नीफाइड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है और वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। तो कह रहा है कि जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर की जिसको हम लोग शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज होगी वो मैग्नीफाई बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल इमेज जो होती है वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडिया। 2 मीडियम के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका क्या रिलेशन होता है। तो आप बताएंगे 1 म्यू 2 इज़ इक्वल टू 1 2 म्यू 1, यानी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। फिर से एक बार देख लिए, दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले मीडियम के सापेक्ष, वो पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरे मीडियम के सापेक्ष के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या उसके इन्वर्स के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है आपका 2 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 म्यू 2 लिखा है, यानी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो पहले मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एवरीडे लाइफ। कह रहा है एवरीडे लाइफ में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। आप बताएंगे जब हम किसी स्टिक को पार्शली इमर्स्ड करते हैं वाटर में, यानी जब हम पानी में किसी स्टिक को पार्शली डुबाते हैं यानी थोड़ा डुबाते हैं तो वो क्या होती है, वाटर के सरफेस में बेंड हो जाती है, यानी हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये एवरीडे लाइफ में पहला एग्जांपल होता है, यानी अगर हम किसी स्टिक को लें और उसे वाटर में जो होता है पार्शली डुबाएं यानी थोड़ा सा डुबाएं, तो जब हम उसे थोड़ा सा डुबाएंगे तो वो क्या होगी, हल्का सा बेंट हमको दिखाई देती है। बेंट हो नहीं जाती है, बेंट हमको दिखाई देती है, यानी अपीयर होती है कि हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ गई है। इसका कारण होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है ये हल्का सा बेंड हो जाएगी। तो इसीलिए ये एवरीडे लाइफ में पहला एग्जांपल होता है रिफ्रैक्शन का। और दूसरा देखिए एग्जांपल होता है द पूल ऑफ वाटर अपीयर लेस डीप देन एक्चुअली, यानी पूल का जो वाटर होगा वो जितना भी गहरा हो लेकिन ऊपर से हमें वो कम गहरा इसलिए लगता है क्योंकि जब लाइट जो होती है एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जाएगी तो वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो हमें जो पूल का वाटर है वो कम गहराई पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एवरीडे लाइफ में बच्चों दूसरा एग्जांपल है। फिर देखिए आता है बच्चों डिफाइन मैग्नीफिकेशन। डिफाइन मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखिए डिफाइन मैग्नीफिकेशन होता है m इज़ इक्वल टू I/O। m इज़ इक्वल टू बच्चों I/O। अगला है देखिए बच्चों डिफाइन मैग्नीफिकेशन। डिफाइन यहाँ से लेते हैं बच्चों स्टेट 2 एग्जांपल ऑफ फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हमको 2 एग्जांपल देना है। तो देखिए पहला एग्जांपल होता है बच्चों कि अगर हम किसी लाइट को
अगर हम किसी स्टिक को वाटर में पार्शली इमर्स्ड कराते हैं, यानी पार्शली डुबोते, थोड़ा सा डुबाते हैं, तो जब इसको हम पानी में डुबाएंगे तो ये क्या हो गया, हल्का सा बेंड हो जाती है, यानी हल्का सा जो है झुक जाती है। तो देखिए स्टिक नहीं झुकती है, स्टिक नहीं बेंड होगी, उसका जो इमेज है वो हमको ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा डुबाने पर, स्टिक को जो है वाटर में डुबाने पर वो जैसे हल्का सा मुड़ गई है, ऐसा अपीयर होता है हमको। जो स्टिक होगी वो नहीं मुड़ती है, यानी रियलिटी वो तो वो नहीं मुड़ती, लेकिन हमको अपीयरेंस ऐसा होता है कि जैसे स्टिक अंदर जाकर पानी में थोड़ा सा मुड़ गई है। तो ये एग्जांपल होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एवरीडे लाइफ में। दूसरा देखिए होता है पूल ऑफ वाटर अपीयर लेस डीप देन एक्चुअली। जो पूल का वाटर होता है वो हमको जो होता है मतलब लेस डीप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब लाइट जो होती है वो एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जाती है, तो वाटर मीडियम में जाने पर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो जो पूल का वाटर है वो हमको लेस डीप दिखाई देगा। तो ये दूसरा एग्जांपल होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इन एवरीडे लाइफ में। फिर है देखिए बच्चों डिफाइन मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है। यहाँ m जो होगा वो मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो I होगा वो हाइट ऑफ इमेज को दिखाएगा, O जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखाएगा, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो देखिए डिफाइन मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। क्लियर हुआ बच्चों? अगला देखते हैं वाई आर द डेंजर सिग्नल लाइट रेड इन कलर। जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं उनकी जो लाइट होती है वो रेड कलर की ही क्यों बनाई जाती है? आप बताएंगे वो इसलिए रेड कलर की बनाई जाती है क्योंकि जो रेड कलर होगा लाइट का हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ रखता है, यानी जो लाल कलर की लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और वो फॉग में जो होता है बहुत कम डिस्पर्स्ड होती है, यानी बहुत कम जो होता है वो फैलती है। तो जब वो बहुत कम फैलेगी तो काफ़ी दूरी से जो होता है हम रेड लाइट को आसानी से देख सकते हैं। फिर से एक बात समझ लीजिए, जो डेंजर का सिग्नल होता है वो लाल कलर का क्यों बनाया जाता है? उसका कारण होता है कि जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है। तो जब उसकी वेवलेंथ लंबी होगी तो फॉग में ये कम डिस्पर्स्ड होगी, और जब ये फॉग में कम डिस्पर्स्ड होगी तो हम काफ़ी दूर से भी रेड लाइट को आसानी से देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। फिर देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट में बच्चों आप बताएंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को डिस्पर्स्ड कर देते हैं इन इट्स पाथ, अपने पाथ पर से हटा देते हैं, उसको डिस्पर्स्ड कर देते हैं। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? टिंडल इफेक्ट कहलाती है। फिर से एक बार देख लीजिए, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों, जब उनके ऊपर लाइट आकर पड़ती है तो वो लाइट को डिस्पर्स्ड कर देते हैं, यानी उसको उसके रास्ते से जो होता है हटा देते हैं। तो जब उसके रास्ते से उसको डिस्पर्स कर देते हैं तो ये इफेक्ट ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। फिर देखिए आता है बच्चों अगला क्वेश्चन है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन बच्चों बताएंगे एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आप बताएंगे जो आँखों की मसल्स होती हैं, इन मसल्स को सिलियरली मसल्स कहा जाता है। ये जो सिलियरली मसल्स होती हैं या आई लेंस को जो होता है एडजस्ट करती हैं, जिसके कारण हम एक ही समय पर बच्चों जो होता है दूर का ऑब्जेक्ट भी देख पाते हैं और बहुत पास का ऑब्जेक्ट भी देख पाते हैं। एक बार फिर से समझिए बच्चों, जो आँखों के अंदर मसल्स पाई जाती हैं इन मसल्स को सिलियरली मसल्स कहा जाता है। ये जो सिलियरली मसल्स होती हैं ये आई लेंस को जो है एडजस्ट करती रहती हैं, इसके कारण ही जो होता है हम दूर का ऑब्जेक्ट भी देख पाते हैं और पास का ऑब्जेक्ट भी देख पाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। यानी एक ही समय पर हम दूर का ऑब्जेक्ट और उसी समय पर हम जस्ट पास का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी जो है ये जो आई लेंस है उसको एडजस्ट करना सिलियरली मसल्स इस काम को करती हैं, तो वो बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो ये जो पावर है सिलियरली मसल्स की, यही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है बच्चों। यानी आई लेंस को एडजस्ट करने की जो पावर है सिलियरली मसल्स की, वही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है बच्चों। अगला है देखिए, विच डिफेक्ट ऑफ आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। आँखों की वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज सिलेंड्रिकल लेंस पहन के किया जाता है? तो आप उसका जवाब देंगे एस्टिग्मेटिज्म जो है एक बीमारी होती है जिसका इलाज होता है सिलेंड्रिकल लेंस पहनकर करा जाता है। अगला है बच्चों, अ पर्सन इज़ एडवाइज टू वियर ग्लास with convex lens, what type of defect of vision he is suffering from।
अगर एक पर्सन है उसको कॉन्वेक्स लेंस पहनने की एडवाइस दी जाती है तो बताइए उसकी आंखों में कौन सी बीमारी है। तो आप बताएंगे लॉन्ग साइटनेस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो तभी पहना जाता है जब लॉन्ग साइटनेस होती है, यानी जो पास का ऑब्जेक्ट है वो जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देख पाएँ, और जो पास का ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बराबर नहीं देख पाते हैं। तो इस बीमारी को लॉन्ग साइटनेस कहा जाता है, यानी जिसमें हम दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर देख पाएँ लेकिन पास का ऑब्जेक्ट क्लियर ना देख पाएँ, इस डिज़ीज़ को लॉन्ग साइटनेस कहा जाता है बच्चों। अगला है देखिए, अ पर्सन इज़ एडवाइज टू वियर ग्लास ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी एक व्यक्ति है जिसको कॉनकेव लेंस पहनने की एडवाइस दी जाती है तो बताइए उसकी आंखों में कौन सी बीमारी है। तो आप बताएंगे शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस क्या होता है? आंखों की वो डिज़ीज़ जिसमें हम पास का ऑब्जेक्ट तो क्लियर देख पाते हैं लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पाते हैं, इस डिज़ीज़ को शॉर्ट साइटनेस कहा जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉनकेव लेंस पहनकर होता है बच्चों। अगला है देखिए कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है आप इसमें बताएंगे। अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन जो होता है रेड और ग्रीन कलर में, यानी कि लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है या कुछ प्राइमरी कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तो ये बीमारी जो होती है कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है बच्चों। यानी कि आँखों की वो बीमारी जिससे सफ़र व्यक्ति जो होता है, सफ़र पर्सन जो होता है वो रेड और ग्रीन कलर में या कुछ प्राइमरी कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तो इस डिज़ीज़ को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेम द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट के उस कंपोनेंट का नाम बताइए डेट डेविएट द लीस्ट एंड डेविएट मोस्ट। उस कंपोनेंट का नाम बताइए जो सबसे कम डेविएट होता हो और जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता हो जब लाइट को ग्लास प्रिज्म में से पास करा जाता है। तो आप बताएंगे रेड कलर जो होता है ये सबसे कम डेविएट होता है, वहीं जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। देखिए जब आप वेब्योर पढ़ते हैं, यानी जब लाइट जो होती है प्रिज्म से टकराती है तो वो 7 कलर में बट जाती है, जैसे रेनबो बनता है 7 कलर का में रेनबो बनता है, तो जो रेड कलर होता है वो सबसे कम डेविएट होता है और जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। तो यहाँ पर जो सबसे कम डेविएशन शो करेगा वो रेड है और जो सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करेगा वो वायलेट कलर है बच्चों। अगला देखिए, वाई डज़ द स्काई अपीयर डार्क टू एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को जो होता है, जो स्काई होता है वो डार्क क्यों दिखाई देता है? उसका कारण है फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जब लाइट फैलती है तो पार्टिकल आर रिक्वायर्ड। लाइट को फैलाने के लिए पार्टिकल्स की रिक्वायर्ड होती है। जब पार्टिकल्स जो हैं होंगे तभी लाइट जो है वो सेक्रेट होगी, स्कैटर होती है। सिंस दे आर नो पार्टिकल इन स्पेस, लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में कोई भी पार्टिकल जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण जो होता है लाइट की सेक्रेटिंग जो होती है वो नहीं हो पाती है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट को जो होता है जो स्काई होगा वो डार्क कलर का दिखाई देता है। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, लाइट की स्कैटरिंग के लिए जो होता है पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हम स्पेस में होते हैं तो स्पेस में कोई पार्टिकल अवेलेबल नहीं होता, जिसके कारण वो लाइट को स्कैटर जो होता है वो नहीं कर पाता है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट को जो स्काई होता है वो डार्क कलर का दिखाई देता है। अगला देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताएंगे कि जब हम एक यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन होता है वही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है बच्चों। क्लियर है बच्चों। अगला है बच्चों, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है तो आप बताएंगे वोल्ट होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है बच्चों वो वोल्ट होता है। फिर देखिए है कि डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो है इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक चार्ज लाने के लिए जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जबकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए, एक कूलम चार्ज लाने के लिए जितना वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कह रहा है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बच्चों क्या फार्मूला होता है तो आप बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन ट्रांसफ़र क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी कि
जितनी भी क्वांटिटी में चार्ज जो होता है जो ट्रांसफ़र हो रहा है और उसको ट्रांसफ़र करने में जितना वर्क डन होता है, इन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन ट्रांसफ़र क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W/Q। एक यूनिट कूलाम चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चों। अगला है देखिए बच्चों, ओम्स लॉ क्या होता है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज ना करें, फ्लोइंग इन कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। आप बताएंगे यदि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सिरों के बीच लगा हुआ होता है, उन दोनों की ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और किसी तार में उसके सिरों के बीच हमने V पोटेंशियल लगा रखा और उसमें जो करंट पास हो रही है, तो पास होने वाली जो करंट होती है वो सिरों के बीच लगे हुए पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर से एक बार देख लीजिए, ओम्स लॉ को बताना है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और तार के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है और उसमें जो करंट पास हो रही है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो फ्लोइंग करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है बच्चों। अगला देखिए आता है रेजिस्टेंस क्या होता है, डिफाइंड रेजिस्टेंस। डिफाइंड रेजिस्टेंस में बताएंगे बच्चों कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट्स अपोज फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी वो प्रॉपर्टी जो कि करंट के रास्ते में, करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी वो प्रॉपर्टी जो कि करंट को पास होने से रोकती है, यानी करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, रुकावट खड़ी करती है, उस प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है बच्चों। अगला है देखिए, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फार्मूला बताइए। ओम्स लॉ का फार्मूला बताएंगे बच्चों, V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V/I, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएगा, I जो होगा वो करंट को दिखाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों वो कांस्टेंट रहता है। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएगा बच्चों, वो हम पीछे बता चुके हैं। I जो होगा वो करंट को दिखाएगा, तो V/I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है। इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर की फिज़िकल स्टेट में कोई चेंज ना करें तो उसमें पास होने वाला करंट और उसमें लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी अगर हम किसी सर्किट के या किसी कंडक्टर के फिज़िकल स्टेट में कोई चेंज नहीं करते हैं तो उसमें उसके सिरों के बीच लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें पास होने वाली करंट, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। फिर देखिए बच्चों, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला बताइए। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R V/I। R यहाँ पर रेजिस्टेंस को दिखाएगा, V जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएगा और I जो होगी वो करंट को दिखाएगी। तो रेजिस्टेंस बराबर फार्मूला बनता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अगला है देखिए, राइट डाउन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस की यूनिट को लिखिए। तो आप बताएंगे रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। R V/I, V होगा वोल्ट, I होगा एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। यानी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो वोल्ट पर एम्पियर भी होती है बच्चों और ओम भी होती है। अगला है देखिए, राइट डाउन द सिंबल ऑफ सर्किट डायग्राम। ये जो डायग्राम बच्चे बने हैं इसको आप लोग अपनी कॉपी पे बना कर प्रैक्टिस करें। अगला है देखिए, राइट डाउन द अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा है कि रेजिस्टेंस पर जो प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स होते हैं उनको डिफाइन करिए। तो आप बताएंगे लेंथ ऑफ वायर। देखिए अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। फिर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगला है देखिए, मटेरियल ऑफ वायर। वायर का मटेरियल जो होगा ये डिपेंड करता है कि वो किस एलिमेंट से वो मिलकर बना हुआ है। अगर वो जो है मोर कंडक्टिव एलिमेंट से मिलकर बना होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा उसमें, यानी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा। अगला आता है टेम्परेचर ऑफ वायर। अगर वायर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा
वो 4 बातों पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ वायर के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, मटेरियल ऑफ वायर के ऊपर और टेम्परेचर ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला है देखिए बच्चों, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक बार इसमें फिर से देख लीजिए, अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है तब भी आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा, मटेरियल ऑफ वायर अगर कंडक्टिव होगा, यानी कि अगर मोर कंडक्टिव एलिमेंट से मिलकर वायर बना होगा तो रेजिस्टेंस आपका जो होगा बढ़ जाएगा। यानी अगर कंडक्टिव मेटल से मिलकर बना है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड का वायर अगर होगा तो ऑब्वियसली इसमें जो है करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, तो रेजिस्टेंस कम होगा, तभी करंट ज़्यादा फ्लो कर पाएगी। तो इसका मतलब अगर मोर कंडक्टिव एलिमेंट से मिलकर वायर बना होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसके कारण उसमें करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ वायर, अगर वायर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी उसका टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रुकेंगे तो वो जो होगा टेम्परेचर को प्रोड्यूस करेगा, और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी जब ज़्यादा होगा तभी टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर अगर हम बाहर से बढ़ाते हैं तब रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला देखिए, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में बताएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, डेट इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप बताएंगे 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का जो भी रेजिस्टेंस होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अगला देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय पी। यहाँ पी जो लिखा है इसको हम रो कहेंगे, क्योंकि पी छोटे से लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो ये सिंबल बना हुआ है इसको रो कहते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय रो। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा, यानी अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वायर का अगर एरिया बढ़ा देते हैं, यानी वायर को अगर हम डबल कर दें या वायर का एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एल होगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए होगा। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम लोग हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट पे हमने रो लगा दिया है। तो अब देखिए रो इज़ इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अगर हम एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें और एल को 1 सेंटीमीटर मान लें तो रो इज़ इक्वल टू आर होगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का जो भी रेजिस्टेंस होता है वही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अगला देखिए आता है बच्चों कि करंट को डिफाइन करिए। अगर यूनिट टाइम पीरियड में एक यूनिट चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे तक पास हो रहा होता है तो करंट जो होगी वो 1 एम्पियर होगी, यानी पासिंग चार्ज इन 1 सेकंड, डेट इज़ कॉल्ड करंट। यानी अगर 1 सेकंड में जो भी यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पास होता है, इसी को करंट कहा जाएगा। द पासिंग यूनिट चार्ज इन यूनिट टाइम पीरियड, डेट इज़ कॉल्ड करंट। ठीक है, फिर देखिए है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ करंट। करंट का फार्मूला बताइए। करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे, आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगा बच्चों। अगला है देखिए राइट डाउन द यूनिट ऑफ करंट। हमें करंट की यूनिट बतानी है। करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर, या आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो कूलाम्ब पर सेकंड भी होती है और इसी को एम्पियर भी कहा जाता है। अगला है बच्चों व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलती है, यानी करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मूविंग के जस्ट अपोजिट होती है। राइट डाउन द यूनिट ऑफ करंट इन कूलाम्ब एंड सेकंड स्टेप, यानी हमें करंट का जो यूनिट है वो कूलाम्ब और सेकंड के स्टेप्स में बताना। तो आप बताएंगे करंट इज़ इक्वल टू होता है कूलाम्ब पर सेकंड। करंट इज़ इक्वल टू होगा कूलाम्ब पर सेकंड, इसी को एम्पियर भी कहा जाता है बच्चों। अगला है देखिए राइट डाउन द रिलेशन एमंग करंट, चार्ज एंड टाइम पीरियड, यानी हमें करंट में, चार्ज में और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए रिलेशन होता है Q बराबर आई टी। Q यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, I करंट को, और T जो होगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो फार्मूला बनता है Q बराबर I इंटू टी बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बेटा इसके आगे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तक हो चुका है क्वेश्चन नंबर 41। आज हम लोग 42 लेंगे।
डिफाइन पावर्स, देखिए पावर्स को क्या होता है, वर्क डन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितना भी वर्क डन होता है इसी को पावर कहा जाएगा। डिफाइन पावर पर सेकंड वर्क डन, यानी 1 सेकंड में जितना भी वर्क डन होता है इसी को पावर कहा जाएगा बच्चों। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पावर, हमें पावर का फार्मूला बताना है तो आप बताएंगे पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी एक यूनिट टाइम पीरियड में जितना भी वर्क डन होता है यही हमारा पावर कहलाता है। तो देखिए वर्क डन पर सेकंड दैट इज़ कॉल्ड पावर। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। नेक्स्ट है देखिए बच्चों, राइट डाउन द फार्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर, यानी पावर का हमको फार्मूला रिप्रेजेंटेशन बताना है बच्चों। तो देखिए फार्मूला होता है P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी, जहाँ पर P जो होगा वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, W जो होगा वो वर्क डन को दिखाएगा, T जो होगा वो टाइम पीरियड को दिखाएगा। तो P इज इक्वल टू W अपॉन टी होगा। राइट डाउन द यूनिट ऑफ पावर, हमें पावर की यूनिट बतानी है। तो देखिए पावर के लिए यूनिट होगी वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम लोग जूल में कैलकुलेट करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला बनेगा जूल पर सेकंड, और इस जूल पर सेकंड को ही वाट भी कहा जाता है बच्चों। तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वाट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए डिफाइन 1 वाट। 1 वाट को डिफाइन करिए। तो आप बताएंगे 1 वाट होता है कि अगर 1 जूल वर्क डन 1 सेकंड में हो रहा हो, यानी अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन होता है तो पावर जो होगी वो 1 वाट होगी। 1 सेकंड में अगर 1 जूल वर्क डन होता है तो पावर जो होगी वो हमारी 1 वाट होगी। इसी को जो होता है 1 वाट कहा जाता है बच्चों। फिर अगला कह रहा है डिफाइन 1 एम्पियर व्हेन पासिंग 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकंड, यानी अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज पास होता है तो जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। यानी अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज पास होगा तो करंट हमारी 1 एम्पियर होगी। नेक्स्ट है देखिए बच्चों, 1 ओम रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। आप बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट का रेशियो होता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है इनका जो रेशियो होता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो होता है वो 1 वोल्ट हो और हमारी जो करंट है वो 1 एम्पियर हो, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा 1 ओम कहलाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। यानी 1 कूलाम चार्ज जो होगा और 1 वोल्ट पर अगर 1 कूलाम चार्ज होता है वो हमारा पास हो रहा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो होता है वो 1 वोल्ट हो और जो करंट है हमारी वो 1 एम्पियर हो। यानी 1 एम्पियर की करंट जो होती है अगर 1 वोल्ट पर पास हो रही होगी तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। फिर से समझ लीजिए बच्चों, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज़ में जोड़ देते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा। तब आप बताएंगे जो फार्मूला बनता है R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, यानी अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में रखते हैं तो R1 R2 R3 डैश 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 RN हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस का जो सीरीज़ में फार्मूला होता है वो होता है R1 R2 R3 डैश डैश डैश। अच्छा, पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तब क्या फार्मूला बनेगा। अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तब फार्मूला बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड डैश 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 1/RN। यानी पैरेलल में जो फार्मूला होगा वो 1/R चलेगा और जो सीरीज़ में फार्मूला चलेगा वो R1 R2 R3 डैश 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 चलेगा। फिर देखिए बच्चों, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। कह रहा है कि जो है एक रिलेशन बताओ जो पावर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन को बताता हो। तो फार्मूला होता है पावर इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है इन दोनों का जो मल्टीपल प्रोडक्ट होगा वो पावर के बराबर होगा। पावर इज़ इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगला देखिए, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ कैलोरी इन जूल, यानी जो कैलोरी है इसकी वैल्यू को मुझे जूल में बताना है। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो फार्मूला बताएंगे P इज़ इक्वल टू V² अपॉन R।
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ V जो होगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, R जो होगा वो रेजिस्टेंस है, P जो होगा वो पावर है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर बनेगा बच्चों फार्मूला। अगला है देखिए, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन पावर करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी पावर करंट और रेजिस्टेंस के बीच में हमको रिलेशन बताना है बच्चों। तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बनेगा, जहाँ P पावर को रिप्रेजेंट करेगा, I जो होगा वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी और R जो होगा वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हाउ मेनी वाट इज़ इक्वल टू द 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वाट के बराबर होगा, आप बताएं कि ये 746 वाट के बराबर होगा। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो आप बताएंगे 746 वाट के बराबर होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी वाट इज़ इक्वल टू द 1 मेगावाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो आप बताएंगे 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होंगे। 1 मेगावाट में कितने वाट होंगे, 10 की पावर 6 वाट होंगे। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी वाट इज़ इक्वल टू द 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 10 की पावर 3 वाट होंगे, यानी 1000 वाट इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आर इन जूल, कि अगर हम 1 किलोवाट आर को जूल में बदलें तो ये कितनी यूनिट के बराबर, मतलब ये कितने के बराबर होगा, किस वैल्यू के बराबर होगा। 1 किलोवाट आर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा। 1 किलोवाट आर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 59, इन विच पैटर्न फ्यूज़ आर कनेक्टेड इन हाउस वायरिंग। किस पैटर्न में हम हाउस वायरिंग में फ्यूज़ को कनेक्ट करते हैं, यानी वो हाउस वायरिंग में वो कौन सा पैटर्न है जिसमें हम फ्यूज़ को कनेक्ट करते हैं। तो आप बताएंगे हम फ्यूज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ वो पैटर्न होता है जिसमें हम फ्यूज़ को जो होता है हाउस वायरिंग के अंदर कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इन विच पैटर्न इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज आर कनेक्ट इन हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग में हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज को किस पैटर्न में अटैच करते हैं, तो आप बताएंगे पैरेलल में अटैच करते हैं। पैरेलल पैटर्न में जो होता है हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं उनको हम अटैच करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ हीटिंग वायर। हीटिंग वायर का स्पेसिफिक फीचर क्या होता है, आप बताएंगे जो हीटर का वायर होता है उसका स्पेसिफिक फीचर ये होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी स्पेसिफिक होगा और हाई होगा, यानी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी उसका हाई होगा। ठीक है, यानी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो होता है जो वायर होगा वही हीटर के वायर में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। यानी जो आइडियल एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का क्या रेजिस्टेंस होता है, तो आप बताएंगे इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। विच वन हैज़ अ मोर रेजिस्टेंस 100 वाट बल्ब और 60 वाट बल्ब, बोथ ऑपरेटिंग बाय 220 वोल्ट। अगर हम 100 वाट का बल्ब और 60 वाट का बल्ब दोनों को साथ साथ जलाते हैं और दोनों को 220 वोल्ट से ऑपरेट करते हैं, तो बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आप बताएंगे 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। फिर है नेम द फिज़िकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज़ आई अपॉन सी। कह रहा उस फिज़िकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिसकी यूनिट आई अपॉन सी होती है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो वैल्यू है जिसकी यूनिट जो होती है वो आई अपॉन सी होती है। अगला है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर गैप। एयर गैप का क्या रेजिस्टेंस होता है, तो आप बताएंगे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है, इन्फिनाइट होता है। एयर गैप का क्या रेजिस्टेंस होता है, तो आप बताएंगे एयर गैप का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा और इन्फिनाइट होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे कॉमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर यानी 1 kWh। व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ़
इट इज़ मेड थिनर, अगर हम वायर को पतला कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो आप बताएंगे अगर हम वायर को पतला कर देंगे, यानी वायर को हम खींच के लंबा कर दें तभी वो पतला हो जाएगा। तो अगर हम वायर को खींच कर लंबा कर दें, पतला कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वायर की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन विच रिमेन कांस्टेंट वोल्टेज और करंट, यानी जब हम सीरीज़ का कॉम्बिनेशन लेते हैं उसमें क्या कांस्टेंट होता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है या करंट कांस्टेंट होती है? तो आप बताएंगे करंट कांस्टेंट होता है। सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट है देखिए विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटर वायर, हीटर वायर बनाने के लिए किस सब्सटेंस का यूज़ करा जाता है? तो आप बताएंगे नाइक्रोम के वायर को यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विच रिमेन कांस्टेंट, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या कांस्टेंट होता है? करंट कांस्टेंट होता है कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है? तो आप बताएंगे वोल्टेज कांस्टेंट होता है। यानी सीरीज़ में करंट कांस्टेंट होती है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाउस वायरिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, जिसका जितना पावर होगा उसके अनुसार वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पावर पैरेलल सीरीज़ में जो पैरेलल मतलब कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और जो फ्यूज़ होता है उसको हम लोग सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। नेक्स्ट देखिए हाउ इज़ द एमीटर कनेक्टेड इन सर्किट, सर्किट के अंदर एमीटर को कैसे अटैच करा जाता है? तो आप बताएंगे सीरीज़ में कनेक्ट करा जाता है, क्योंकि सीरीज़ में करंट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसीलिए एमीटर को भी जो होता है हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं, जिससे करंट को हम कैलकुलेट कर सकें। नेम टू डिवाइस विच इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू हीट, करा उस दो डिवाइस का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में बदलती है। तो आप बताएंगे हीटर है और दूसरा है इलेक्ट्रिकल आयरन। हीटर भी जो होता है ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है, और इलेक्ट्रिकल आयरन भी जो होता है ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट है देखिए नेम द एलॉय विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब, यानी बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किस अलॉय का यूज़ करा जाता है? तो आप बताएंगे टंगस्टन का यूज़ करा जाता है। नेम द डिवाइस विच मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट, यानी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को कौन सी डिवाइस मेज़र करती है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो डिवाइस होती है जो किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करती है। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बिलो आर हाई, रेजिस्टेंस एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो आप बताएंगे जहाँ तक संभव हो उसे तो ज़ीरो होना चाहिए, एज़ पॉसिबल एज हो तो उसे ज़ीरो होना चाहिए, और या फिर बहुत कम होना चाहिए। तो देखिए इसका जवाब होगा इट शुड बी क्लोज टू बी अ ज़ीरो एज़ पॉसिबल, यानी जहाँ तक हो जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। हाउ डज़ द फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो फ्यूज़ का वायर होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो आप बताएंगे व्हेन करंट लार्जर देन स्पेसिफिक वैल्यू, यानी एक नियत मान से अगर करंट बढ़ जाती है यानी ज़्यादा करंट आ जाती है, तब वायर का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, और जब वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसके मेल्टिंग पॉइंट को भी पार कर जाएगा तो फ्यूज़ का वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसके कारण करंट आगे नहीं जाएगी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जलने से बच जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर एक स्पेसिफाई वैल्यू से करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तब वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मतलब वायर का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट को भी पार कर जाएगा, जिसके कारण फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और सर्किट को तोड़ देगा, जिसके कारण करंट आगे मूव नहीं कर पाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को फ्यूज़ जो होता है वो बचा लेता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 78 हाउ डज़ द फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये भी हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 79 डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहाँ पर हम मैग्नेटिक फ़ोर्स को एक्सपीरियंसड कर सकते हैं वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जहाँ पर मैग्नेटिक फ़ोर्स को एक्सपीरियंस करा जाता है वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अगला है देखिए
विच टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप की क्वांटिटी है। आप इसे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगला देखिए, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से हम क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉट पोल कैप्ट एट दैट पॉइंट, यानी किसी पॉइंट के ऊपर जो आपने चार्ज रखा है उसके ऊपर जिस फोर्स को हम एक्सपीरियंस्ड करते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस्ड करते हैं, वही प्रॉपर्टी उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। राइट डाउन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। आप बताएंगे न्यूटन पर एम्पियर, यानी अगर कोई वायर है, उस वायर में अगर 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है, उसके चारों तरफ अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है तो उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो यूनिट बनेगी वो न्यूटन पर एम्पियर बनेगी, या वेबर पर मीटर स्क्वायर बनेगी, या इसी को टेस्ला कहा जाएगा, या इसी को गॉस भी कहा जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आप बताएंगे कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी सर्किट में अगर 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है और उसके कारण 1 न्यूटन का फोर्स बन रहा होता है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो कैलकुलेट होती है। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है कि किसी कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर का करंट पास हो और उसके कारण 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट होता है, तो इसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर एम्पियर होती है। हाउ मेनी गॉस इज़ इक्वल टू द 1 टेस्ला, 1 टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है, यानी 1 टेस्ला जो होगा वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वेबर पर मीटर, स्टेप्स में बताना है। तो आप बताएंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। फिर देखिए, राइट डाउन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है। फार्मूला होता है डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट है देखिए, राइट डाउन द फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर प्लेस कर देते हैं और उसमें करंट पास हो रही है, तो बताइए उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, उसका क्या फार्मूला होगा। आप बताएंगे फोर्स लगेगा आई बी एल साइन थीटा, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी उस फार्मूले को लिखिए जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं जिसमें करंट पास हो रही हो, तो फार्मूला बनेगा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। अगला देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिकल मोटर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है इलेक्ट्रिकल मोटर कहलाता है। फिर देखिए, राइट डाउन द बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ को बताइए। बायो-सैवर्ट का लॉ होता है डेल्टा बी इज इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ बी जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट होता है, आई यहाँ करंट होगा, डेल्टा एल जो है कंडक्टर की लंबाई है, साइन थीटा जो होगा वायर और उस पॉइंट के बीच का एंगल होगा जहाँ पर मुझे जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, आर जो होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जिसे आर माना गया है। अगला है राइट डाउन द लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या होता है बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, एफ होगा फोर्स, क्यू होगा चार्ज, वी होगा वेलोसिटी, बी होगा मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा ये 2 मतलब जो होगा ये एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड में और कंडक्टर के बीच, यानी कंडक्टर जो वायर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पर जो एंगल लिया जाएगा वो थीटा लिया जाएगा, और वहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लॉरेंज फोर्स लगेगा, तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा बनेगा। ये फार्मूला होता है जब किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कराया जाता है।